कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। को सर का प्यार भरा नमस्कार। और जैसा कि हमने अभी आपसे बात की, इससे पिछले वाली वीडियो में आपसे बात की है कि उत्तर प्रदेश पीजीटी एग्जामिनेशन आने की जो संभावना है वो जल्द हो रही है। इसका मतलब यही हुआ कि अब हम लोग तैयारी करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया है कि अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रोज करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो भी आप तक अपडेट करके पहुंचाते रहेंगे। तो इन प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस के लिए आपको हमारे साथ बने रहना है। तो सबसे पहले मैं आज लेकर के आया हूं 2009 का पेपर। ये यूपी पीजीटी का 2009 का पेपर है और 2009 के पेपर से हमारा आज का डिस्कशन कंप्लीट होगा। तो कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे, कुछ अगली वीडियो में भी करेंगे। तो अगर आप चाहें तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं। नंबर आपका ऊपर दिया हुआ है, ये 9473702711 और ये हमारा प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से यूपी पीजीटी केमिस्ट्री 2009 का पेपर आपके लिए लेकर के आया है। हम इसको स्टेप वाइज प्रॉपर वे में सॉल्व करेंगे। 2 या 3 स्टेप में इस पेपर को कंप्लीट करेंगे तो पूरी वीडियो के साथ आप बने रहिए, आपको जरूर हेल्प मिलती रहेगी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। विशिष्ट चालकता को किस सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात कर रहा है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस में अगर मैं बात करता हूं तो कप्पा इज इक्वल टू L/A इंटू 1/R होता है, जिसको हम लोग C भी बोलते हैं। तो इसका मतलब इसका हमारा जवाब सेकंड। ये क्वेश्चन आप कहीं पर लिखते चले जाइए, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कलेक्शन भी मिल जाएगा। अगर मैं आपको कहूं कि ये पीडीएफ भी आपको मिल सकती, तो ये पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप चाहेंगे तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिंक में इस पीडीएफ को मैं लगाऊंगा 2009 के पेपर का, लेकिन ये लिंक आपको तभी मिलेगा जब हमारे 125 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे और 125 क्वेश्चन को पूरा करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन के जैसे ही क्वेश्चन आने की संभावनाएं भी बनती चली जाती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि अभिक्रिया दे रखी है, m के ऊपर n टाइम्स पॉजिटिव है, एक n इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किए गए और मेटल बन गया है। अब आप जान लीजिए ये रिडक्शन पे रिएक्शन दे रखी है, हमेशा प्रोडक्ट ऊपर होते हैं और रिएक्टेंट नीचे होते हैं, तभी हम लोग लिखते हैं कि ई सेल इज इक्वल टू हो जाता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल लिखते हैं, ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर आ जाएगा और रिएक्टेंट आपका नीचे m के ऊपर n टाइम्स पॉजिटिव आ जा रहा है। अब यहां पर क्या कर रखा है इन्होंने, हर जगह पॉजिटिव लिया। देखिए यहां पर अगर नेगेटिव भी लिया है तो ये ऊपर है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट फर्स्ट ऑप्शन है, क्योंकि n ये ऊपर लाए हैं तो ये साइन इन्होंने प्लस कर लिया है। तो ज्यादा दिमाग न लगा करके सिंपल सा हम ये करें, देखो ये n ऊपर ले गए तो काट ही दो, आपको मतलब ही नहीं बचा, ये भी काट दो। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे सामने सटीक एकदम बैठ रहा है। तो इस तरीके से हम प्यार से क्वेश्चंस करेंगे और इन क्वेश्चन को बहुत समझ के करेंगे, जिससे कि एग्जामिनेशन में अगर यहीं से कहीं से क्वेश्चन मिलते हैं तो हम लोगों को बेनिफिट हो जाना चाहिए। 2009 का पेपर लगाते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। A+B उत्पाद की अभिक्रिया दर को R इज इक्वल टू इससे लिखा गया है ना। अब के इसमें दिया यदि अभिकारक B को एक्सेस में ले लीजिए, अगर B को एक्सेस में ले लिया तो इसे छोड़ना पड़ेगा, यानी कि ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में चली जाएगी। और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब हुआ कि यहाँ पर कोई ऑप्शन केवल एक ही दिया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रह जाएगी। अगर सेकंड एक्सेस में लगेंगे तो नेग्लेक्ट करना पड़ेगा उसे, तो इसका आंसर भी हमें थर्ड पर रुकना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से बढ़िया क्वेश्चन है। निम्न का IUPAC नाम बताइए। निम्न का IUPAC नाम क्या होगा भाई, चलिए देख लेते हैं। पायरिडीन
देखो ये आपका एजाइन बोला जाता है, इंग्लिश में से आप लोग एजाइन के नाम से जानते हो। और वैसे तो आईपीएसी नेम तो पायराडीन है नहीं, लेकिन अगर पायराडीन को कहीं पर बोला जाता है तो एजाइन के नाम से बोला जाता है। तो पायराडीन इसका कॉमन नेम हो जाता है और एजाइन इसका जो है वो नाम हो जाता है आईयूपीएसी। तो इसके आईयूपीएसी नाम की अगर मैं बात करता हूं तो इसका आईयूपीएसी नाम एजाइन बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, जो एक्चुअल में बनना कैसे चाहिए इसको हम लोग अक्सर इस तरीके से बनाते हैं, आपने नोटिस किया होगा, इस तरीके से हम इसको बनाते हैं, एजाइन का नाम दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4th हो जाता है। 5th क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लेता हूं, 2s कक्षक के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है, और एंगुलर मोमेंटम होता है √LL+1 LL+1 h/2 पाई होता है। अब L की वैल्यू S के लिए क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो टोटली सब पूरा फैक्टर, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये 0 ही होगा, 5 का जो है वो ही हो जाएगा। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर ये 0 आंसर अक्सर ऐसे करके 3s भी देंगे तब भी 0 आएगा, ये सब 0 ही आएंगे, क्योंकि S के लिए 0 होता है, L के लिए 1 रखोगे तो फिर ऑटोमेटिकली वैल्यू बदल जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, निम्न में से कौन सा एर्केनोबोरेन को प्रदर्शित करता है? तो एर्केनोबोरेन किसे कहते हैं? एर्केनोबोरेन जो होते हैं B5H11 को हम लोग एर्केनोबोरेन के नाम से जानते हैं। बाकी अगर कोई कंफ्यूजन डाउट हो तो बेफिक्र होकर के आप मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चले आइए। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के एनोमर्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें कंडीशन होती है, जो पहला कार्बन ऊपर, अगर जो कार्बन नंबर 2 हम देखते हैं तो यहाँ पर एक तरफ OH कंडीशन हो जाता है, एक तरफ H होता है। फर्स्ट कार्बन पर जो कंडीशन होती है वो चेंज होती चली जाती है, उसी कंडीशन को हम लोग बताते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहीं से हम लोग बॉन्डिंग ऐसे करके दिखाते हैं। तो एक तरफ OH एक तरफ H, तो इसी को हम लोग एनोमर्स के नाम से, कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है राइट और लेफ्ट का, तो इसी को एनोमर्स बोलते हैं। निम्नलिखित में से जो I2 यानी क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुंच चुके हैं। 8th पे आइए। निम्नलिखित में से I2 और NaOH के साथ अभिक्रिया पर धनात्मक आयोडोफॉर्म कौन टेस्ट देता है? तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देने की मैंने आपको पहचान भी बताई है कि पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है वो इस तरीके के कंपाउंड शो करते हैं, या तो ये ग्रुप होना चाहिए इसके अंदर, और या फिर आपका ये ग्रुप होना चाहिए। यहाँ OH ले लेता हूं और यहाँ पर H, बाकी एक वैलेंसी चाहे CH3 से सेटिस्फाइड कर दो चाहे H से कर दो, दोनों कंडीशन पॉसिबल है यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से जो 8th का आंसर होना चाहिए, देखो ये वाली कंडीशन भी फॉलो हो रही, ये कंडीशन कहीं से कहीं तक फॉलो नहीं, ये कंडीशन भी फॉलो हो रही नहीं हो रही है इसमें, यानी कि इस वाले कार्बन से OH नहीं लगा है तो ये कंडीशन फॉलो होने के चांस नहीं दिख रहे हैं। इसमें भी CHOH का एक तरफ CH3 नहीं है, काट दीजिए। इसमें भी एक तरफ CH3 नहीं है, इसमें भी एक तरफ CH3 नहीं, तो फिर एक तरफ CH3 यही मिल रहा है, यानी कि 4th वाला ऐसा कंपाउंड है जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देने की संभावना रखता है। ध्यान दीजिए, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये वाला, ये एसिडिक हाइड्रोजन है ना, तो ये निकल जाएगा, और एसिडिक हाइड्रोजन निकलने की वजह से ये CH4 बनाएगा। तो कंडीशन, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो है 4th आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए। संकुलन आयन यानी कि COEN का होल ट्वाइस Cl2 में कोबाल्ट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो फिर मैं आपको ध्यान दिला दूं कि यहाँ पर इसके, यानी कि अगर मैं कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर बात करूं तो 27 हो जाता है, माइनस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 यानी कि -3 कर देता हूं, +2 इंटू नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेशन, मतलब नंबर ऑफ द डोनर साइट्स है ना, उसका 2 से नंबर ऑफ द लिगेंड्स की बात करूं, डोनर साइट की बात करूं तो ये बाइडेंटेट है 4, ये हो गया 4 2 6, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 6 इसमें जोड़ देता हूं तो फिर पॉसिबिलिटी जो बनती है वो क्या बनती है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो ये हो गया आपका 2 इंटू नंबर ऑफ द डोनर साइट यानी कि CN हो गया 6 दूनी 12 यानी कि 27 -3 + 12 हो गया, ये 9 बचा, 9 जोड़ दीजिए तो 9 जोड़ने का मतलब वो 3 6 36 आएगा, 36 आएगा जो सेकंड वाला है। ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्न में से किस एस्टर की सुगंध रस भरी की होती है?
अब रस भरी की जो सुगंध होती है, बना अच्छी सुगंध जिसे बोलते हैं आइसो एमिल एमाइल जो बोलते हैं ना, एमाइल वेलारेट की होती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपीजीटी में। इसके जो एस्टर्स के क्वेश्चन होते हैं जैसे नेल पॉलिश रिमूवर है, इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर देखे गए हैं और आते रहते हैं। बहुत टिपिकल क्वेश्चन एस्टर से ये लोग नहीं उठाते हैं। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन की क्रिया, अगर 1 ब्रोमो ले लेते हैं, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, तो 1 ब्रोमो लेता हूँ और इस तरीके से साइक्लोब्यूटेन पहले बनाऊं तब बताऊं आपको कि प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। इस तरीके से मैंने ले लिया 1 पे आपका 1 पे ब्रोमो लिया, ये मैंने 1 का ब्रोमो ले लिया, ठीक है, और 3 पे मैंने क्लोरो ले लिया। साइक्लोब्यूटेन की इसकी सोडियम से रिएक्शन कराता हूं तो Br बाहर की साइड में मेरे हिसाब से आना चाहिए। यानी अगर 12वें क्वेश्चन का मैं जवाब देखता हूं तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन की क्रिया धात्विक सोडियम के साथ पश्चबाही स्थिति में, अच्छा ठीक है, ये कंडीशन हो जाती है पार्शियल कराहे स्थिति में डाइऑक्सेन, अच्छा ठीक, डाइऑक्सेन तो फिर उल्टा हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य कि Br की तरफ से निकलेगा बॉन्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर फिर जाना चाहिए 1। अदर ये नहीं दिया होता तो उस कंडीशन में फिर प्रोडक्ट Br वाला यानी ये थर्ड बनना चाहिए था। तो इस समय आंसर नंबर 12 का जो होगा वो फर्स्ट होगा, लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं दी होती तो फिर आंसर नंबर आपका थर्ड सही हो जाता। चलिए यहीं से हम लोग 17 क्वेश्चन भी उठा लेते हैं। 17 उल्टा चलेंगे, यहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऊपर से आते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आगे से क्या होता है। शुरुआत से ही चलिए, ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं जी। निम्न यौगिकों की, अब यहाँ पर क्षारीयता यानी बेसिक करेक्टर क्या होगा। बेसिक करेक्टर देखो इंपॉर्टेंट है। ये कंपाउंड यहाँ पर लोन पेयर अवेलेबल होगा, यहाँ पर लोन पेयर अवेलेबल होगा, लेकिन यहाँ पर अब इसमें कंडीशन आपको दे रखी है कि इसका लोन पेयर कौन सा क्रम है। ठीक है, क्रम आपको एग्जैक्ट बताना है, कौन सा ज्यादा बेसिक होगा ये आपको बताना पड़ेगा। तो लोन पेयर जहां इन्वॉल्व नहीं होगा रेजोनेंस में, वही सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए। तो यहां पर जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि सबसे ज्यादा बेसिक ये वाला होना चाहिए, क्योंकि इसका लोन पेयर अवेलेबल है और सबसे ज़्यादा यही होना चाहिए। तो यानी फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा नंबर थर्ड का, क्योंकि यहाँ पर भी नहीं तो फिर ये क्वेश्चन यानी सबसे कमज़ोर यही होगा। थर्ड सेकंड वाला भी होगा, क्योंकि सेकंड वाला कम अवेलेबल होगा, कारण के अंदर कंप्लीट हो रहा है। ये तो पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाएगा डिलोकलाइजेशन में। तो आंसर नंबर इसका फोर्थ सही आना चाहिए। हाइपो का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एजेंट बना लेता है। ये क्वेश्चन भी यूपी पीजीटी में बहुत आता है। 14वां क्वेश्चन यूपी पीजीटी का पैट क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स एजेंट बना लेता है। यानी कि हाइपो का यूज Na2H2O3 लेते हैं और उसके सिल्वर से रिप्लेस कर देते हैं, तो पॉसिबिलिटी बन जाती है। अगर हम इस कंपाउंड को रिएक्शन कराते हैं, 15वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये यानी कि अगर HiO4 को रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर मेरे हिसाब से दोनों प्रोडक्ट यानी कि फॉर्मिक एसिड भी बन जाता है। ऊपर से मैं ब्रेक करता हूँ तो फॉर्मिक एसिड भी बन जाता है, और साथ में अगर और हीट कर देता हूँ, फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता हूँ, तो ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड भी बनता है, जो ऑक्सीडाइज फर्दर फॉर्मिक एसिड में हो जाता है। तो यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का जो जवाब होना चाहिए वो 15वें क्वेश्चन का जवाब थर्ड आंसर आना चाहिए। ठीक है जी, आप लोग भी इसे चेक करते जाइएगा। इसमें चलिए सामान्य घनीय जालक में डी ये दे रखा है, तो इसके लिए फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ए स्क्वायर इज अपॉन में हो जाता है, अंडर रूट में आ जाता है H स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस K स्क्वायर हो जाता है। तो इसके लिए अगर मैं करता हूँ तो यही 1 ही रहेगा, लेकिन इसके लिए करूंगा तो 1 अपॉन ये एक 0 हो गया, तो यानी कि ये ऑप्शन आ जाएगा। और अगर 3 है तो 3 का लिए फिर ये, तो यानी सेकंड वाला ऑप्शन सही होना चाहिए फिर इसके हिसाब से। गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण को प्रदर्शित किया जाता है। कौन सी समीकरण, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण को किससे हम लोग प्रदर्शित करते हैं, पहचानिए। ये क्वेश्चन पीजीटी में अक्सर आता है, ये क्वेश्चन पीजीटी में खूब देखा गया एग्जामिनेशन में, देखिए तो आप इसको कर सकते हैं। तो 17 क्वेश्चन जो है वो अगर मैं देखना चाहूँ तो 17 क्वेश्चन में डेल जी इज इक्वल टू डेल एच, मेरे हिसाब से इसमें गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की बात कर रहा है। ये क्लेसियस क्लेप्रियन इक्वेशन, तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज तो फिर फर्स्ट ही बनती, डेल्टा जी डेल्टा एच के रिस्पेक्ट में है, पी कांस्टेंट है, तो फिर यही इक्वेशन फर्स्ट, यानी आप बुक से भी थर्मोडायनेमिक्स में चेक कर सकते हैं, है ना। ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोगों को 17 हो गया।
एक पेज कोई मिस कर गया है, और एक पेज कौन सा मिस कर गया है ये आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे हम लोग पहुंच गए हैं, तो ये थोड़ा सा नुकसानदायक हो गया। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 50 पे पहुंच गए हैं। बचे हुए क्वेश्चंस में पीडीएफ आपको करा करके लगाऊंगा इसमें। फिलहाल वीडियो नहीं रोकूंगा, इसके क्वेश्चंस को आगे कराऊंगा। पीच के क्वेश्चंस मिस कर गए कहीं पर, प्रिंटिंग में स्कैन करते समय मिस हुआ है, कोई नहीं। चलिए, शुष्क बैटरी में किस द्विध्रुवक का उपयोग किया जाता है? तो शुष्क बैटरी जो ड्राई बैटरी होती है उसमें कौन सा हम लोग यूज करते हैं? तो आपको बताना चाहूंगा कि इसमें हम लोग अमोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं, जो सॉलिड होता है, पेस्ट की फॉर्म में लगा हुआ होता है, और इसके साथ MnO2 भी डाला जाता है। तो आप फिलहाल इसे जो है वो डाइपोलर कंपाउंड यही है, तो NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो यही सी को लिखिएगा, आंसर यही आएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन क्षारीय विलयन को रंगहीन कर देता है? तो आपको पता होना चाहिए, जो एल्कीन होते हैं, एल्कीन हमारे पास केवल एक ही दिखाई दे रहा है जिसका नाम इथीन है, यही इसको ये बेयर्स रिएजेंट कहलाता है, और ये इसके कलर को डीकलराइज भी कर देता है। अल्कोहल निम्न में से किस तरह कार्य करता है? तो अल्कोहल H पॉजिटिव देता है, और अल्कोहल जब H पॉजिटिव देता है तो आपको जानकारी में रहना चाहिए कि ये एक अल्कोहल निम्न में से किस तरह कार्य करता है। तो अगर मैं ROH लेता हूँ, यहाँ पर ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट अगर लगाता हूँ, तो ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेता है, और H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने के बाद वाटर रिलीज करता है, क्योंकि ये कंडीशन ऐसी ही बनती है, ये ऐसे बनती, तो इसका मतलब हुआ ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, तो ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड, अगर एसिड की बात करो तो H पॉजिटिव जल्दी नहीं निकालता, पहले एक्सेप्ट करेगा। तो इन दोनों में अगर बेटर आंसर की बात की जाए 52 वाले क्वेश्चन में, तो बेटर आंसर जो होगा ये, हालांकि क्योंकि वो जो ROH होता है, ROH की अम्लीय प्रकृति तो नहीं होती, उसका कारण ये H पॉजिटिव आयन जो है वो लंबे समय तक सॉल्यूशन में नहीं रह सकता, इसलिए अम्लीय कंडीशन तो नहीं बताई जा सकती, एसिड तो नहीं है, और लेकिन ये H पॉजिटिव ले सकता है, तो इसलिए ब्रोंस्टेड बेस पर ज्यादा बेटर आंसर हो जाएगा। हालांकि कुछ लोग इसे ब्रोंस्टेड एसिड भी बताते हैं, लेकिन बेटर आंसर फिर यही होगा। 53 पर चले आइए। ऑक्जेलिक अम्ल को निम्न में से किसके प्रयोग द्वारा टार्टरिक अम्ल से पहचान सकते हैं? तो आपके लिए बेटर इसका जवाब अगर चाहते हैं तो इसमें आप क्या करिए कि ऑक्जेलिक अम्ल को निम्न में से किसके, अगर ऑक्जेलिक एसिड में आपने सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट डाला तो इसका मतलब दोनों ही ब्रिज के एफिशिएंसी में लिटमस पेपर काम नहीं करेगा। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट अगर डालते हैं, सिल्वर नाइट्रेट है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट अगर आप डालते हैं तो फिर ऑक्जेलिक एसिड और टार्टरिक एसिड में डिफरेंस कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि फिर वो क्या होगा कि बॉन्डिंग ब्रेक करने के बाद जो है वो व्हाइट, यानी कि जिसे हम लोग इस कलर का, जो यहाँ पर ये कलर है, इस कलर का प्रेसिपिटेट देना शुरू कर देता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है ऑक्जेलिक एसिड के कंडीशन में। पायरिडीन किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता? ये क्वेश्चन पीजीटी में खूब आता है कि पायरिडीन किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पायरिडीन जो होता है वो रीमर टीमेन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है, और रीमर टीमेन अभिक्रिया जो होती है वो थर्ड क्वेश्चन पर जाकर के रुक जाती है। स्टार्च के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर के कि ये क्वेश्चन इजी है, और ये 12th की किताब में भी दे रखा है, 12th की बुक में भी दे रखा है कि स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त क्या होता है। जहां तक मुझे याद है कि स्टार्च का जब जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज प्राप्त होता है, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ये सब आपको बताना है जाकर के कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन सा यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही नाइट्रीकरण के लिए अधिक क्रियाशील होता है? बहुत ज्यादा एक्टिव कौन सा होगा? तो यहाँ पर टॉलिन जो है बहुत ज्यादा, क्योंकि आर्थो पैराडायरेक्टिंग है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप भी होता है, CH3 लगा हुआ, तो इसका मतलब फिर जवाब यही होना चाहिए। जब बेंजीन का नाइट्रीकरण सांद्र HNO3 एवं सक्रिय H2SO4 से, तो सक्रिय तत्व कौन सा होगा? तो NO2 पॉजिटिव जो होता है वही जुड़ता है, और इसी पर बेस क्वेश्चन 2021 में भी आया था। अभी 2021 का जो एग्जाम हुआ था इसमें भी ये क्वेश्चन आया था, है ना। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 67 पर चल लेते हैं। चलिए उल्टा हम लोग शुरुआत कर देते हैं, 68 से शुरुआत कर देते हैं। 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आदर्श गैस के समतापी प्रसार में एंट्रोपी परिवर्तन का व्यंजक डेल्टा एस आर एन V2/V1 होता है कि उसका ताप कांस्टेंट रहता है। तो जब ताप कांस्टेंट है तो ये एक भी इक्वेशन पॉसिबल नहीं होगी, यानी फर्स्ट वाला कंडीशन हो जानी चाहिए। इसके बाद आ जाइए कि पानी में, ये क्वेश्चन भी पीजीटी का बिल्कुल पैट क्वेश्चन, जिसका जवाब आपको रट गया होगा कि 6 से 7 के बीच में, यानी 6.9 के आसपास इसका आंसर आता है जब हम लोग निकालते हैं। इसकी मैंने वीडियो भी बताई कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। जब एक
क्रिस्टल साइट जालक से एक ऋणायन एवं एक धनायन हटाकर उसे रिक्त कर देता है, तो इसका मतलब फिर हमारा डिफेक्ट जो हो जाता है वो शॉर्टकी डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इसमें शॉर्टकी डिफेक्ट, जब मिसिंग ऑफ द इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन जब होता है तो शॉर्टकी डिफेक्ट बोला जाता है। और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं 65, तो यहाँ पर पीटी की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ कितनी आनी चाहिए, एक इधर आ जाएगा यानी कि और एक माइनस यानी 2 आनी चाहिए। 65 का जवाब जो है वो 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर x मान लीजिए ये 0 हो गया और प्लस यहाँ 3 प्लस माइनस यानी ये माइनस का 3 हो गया इज इक्वल टू माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि +2 का आंसर हमारा आ जाएगा। इसके बाद हम लोग आयनन ऊर्जा को सही क्रम को चुनते हैं, तो आयनन ऊर्जा का जो सही क्रम है वो क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी मेरे हिसाब से जो है वो अगर मैं बोरॉन की बात करता हूं तो बोरॉन की तो बेरिलियम से ज्यादा है ही नहीं, तो ये तो कट गया यहाँ पर। ठीक है, बेरिलियम की ज्यादा है बोरॉन से और बोरॉन की ज्यादा कार्बन से है, कार्बन से ज्यादा नहीं हो सकती, नहीं कार्बन से ज्यादा नहीं हो सकती, तो ये यहाँ कट हो जाता है। फिलहाल ऊपर से नीचे आने का जो क्रम है मुझे यही दिखाई देता है, कैल्शियम बेरियम स्ट्रोंशियम रेडियम, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, यहाँ पर कुछ करना नहीं है, इसलिए इसी को आप टिक लगाइए आयनन ऊर्जा के सही क्रम को। सबसे ज्यादा ऊपर से नीचे आने पर घटती ही है, तो लाइन से दे रखे हैं। इसके बाद परम्यूटेट जो होता है वो क्या होता है, तो परम्यूटेट की आपको मैं बात बता देता हूं कि परम्यूटेट क्या होता है। 63 का जो जवाब है वो आपसे चाहूंगा कि क्या ये एल्यूमिनोसिलिकेट होता है। परम्यूटेट मेथड भी आपने पढ़ा होगा, एल्यूमिनोसिलिकेट ही है, कंफर्म करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 62 में चले आइए, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय तथा बंद ऑर्डर हाफ होगा। हाफ किसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा, हाफ बॉन्ड ऑर्डर सिंपल सी बात है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है, इसका 1 होता है, इसका 3 होता है, तो हाफ इसी का हुआ ना। तो फोर्थ वाले पर चले आइए, मैंने इसका तरीका ट्रिक भी अपनी वीडियोस में बता रखी है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आइए, 61 में आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 61, अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो इसमें आपका जवाब आप हमें दीजिएगा कि इसका जो कांस्टेंट है वो इतना दे रखा है। Ra26 के सैंपल में जिसकी क्षमता 1.5 मिली क्यूरी है, कुल परमाणु कितने होंगे, तो मैंने इस क्वेश्चन को अपनी वीडियो में पिछली वीडियो में सॉल्व करके बताया कि नंबर ऑफ द डिसइंटीग्रेशंस नंबर निकालने हैं, तो कैसे आप निकालें। के की वैल्यू दे रखी है 2.303 अपॉन 2.303 और अपॉन टी, यहाँ पर लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन, यहाँ पर की जगह नंबर रख लीजिएगा, इनिशियल अपॉन फाइनल नंबर रख दीजिएगा, है ना। तो फाइनल रख दिए, इनिशियल आप कैलकुलेट कर लीजिएगा आसानी से। कैलकुलेट आंसर मुझे कैलकुलेशन करने के बाद आप बता करके सेंड करिएगा। क्वेश्चन नंबर क्षारीय, अगर क्षारीय क्षमता का सही क्रम पता करना है कौन अच्छा क्षार है, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर अमोनिया सबसे अच्छा क्षार माना जाएगा, और अमोनिया के बाद जो नंबर आएगा वो वाटर का, HF का नहीं आ सकता है, वाटर में ही लोन पेयर पॉसिबिलिटी, तो क्वेश्चन नंबर 1। तो ये मैंने आज कुछ क्वेश्चन आपको करवाए, इसके बीच की क्वेश्चन की लाइन जो है वो मिस है, वो मैं आपको जरूर अगली वीडियो में भेजूंगा, और इसकी 3 वीडियोज में इसके पूरे सोल्यूशन भेजने के बाद आपको मैं इसकी PDF भी हिंदी वाली ही लगा करके दूंगा, जिससे कि हिंदी के जो भाई बहन सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस PGT को, उनको भी बहुत सारी हेल्प मिल सके। अगर आप PGT का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं और PGT के बैच में प्रॉपर वे में टेस्ट सीरीज से अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, तो फिर इस नंबर को आप नीचे नोट कर लीजिए, और नंबर को नोट करने के बाद हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं आप, और हमारे जो PGT का ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो इस वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और PGT की प्रिपरेशन के लिए आपको टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, ग्रुप को ज्वाइन करना है, एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके आप अपने आप को PGT के लिए अपडेट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। किसके